बारिश का मौसम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ पतझड़ का रूखापन भी हर तरफ फैल गया है। देर शाम की ठंडी हवाएं अब एक अलग ही तरह की सिहरन पैदा कर रही हैं। बाहर जाने पर मौसम में बदलाव साफ महसूस होता है। हवा में नमी की कमी है और ठंडक धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है। भारत के पूर्वी राज्य त्रिपुरा के एक शांत छोटे से गांव आनंदपुर में सूरज ढल रहा है। वर्षा काल की अत्यधिक बारिश के बाद यहाँ की मिट्टी अब धीरे धीरे सूखकर सख्त होने लगी है। बारिश के मौसम में यह पूरा इलाका घने जंगलों से घिर जाता है, लेकिन गांव के लोग अपनी बस्ती के आसपास के क्षेत्र को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। पूर्वी राज्यों के इन लोगों में अनुशासन और साफ सफाई के प्रति गहरा प्रेम दिखाई देता है। गांव के केंद्र में कुछ घरों और एक छोटे से प्राचीन मंदिर के पास किरण की चाय की दुकान है। यह सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि गांव की हर चर्चा और हर फैसले का केंद्र है। यहाँ गर्मा गर्म चाय और समोसे मिलते हैं, जिनके स्वाद का आनंद लेते हुए गांव के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। मुझे लगता है गांव के पीछे वाले जंगल के पेड़ अब काट देने चाहिए। गांव के बहुत पास आ गए हैं और बारिश के बाद उनकी सघनता और भी बढ़ गई है। जंगली जानवरों का भी डर है और बरसात के बाद सांपों का प्रकोप भी ज्यादा हो जाता है। वह तो है आलोक, पर इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटना सही नहीं है। ऐसे तो धीरे धीरे हमारा सारा जंगल ही साफ हो जाएगा। प्रकृति से इतना छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। हाँ, आपकी बात सही है किशोर जी, लेकिन बारिश के बाद से जंगल के इलाके से अजीब अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी हैं। ऐसा लगता है कोई जोर से चिल्ला रहा है या सिसक रहा है। ये किसी जानवर की आवाजें नहीं लगती। मुझे तो लगता है कुछ और ही है उस घनेपन में। मैंने भी सुना है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जंगल अपने अंदर कई रहस्य छुपाए रखता है। जानवरों के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपनी सीमा में रहना चाहती हैं, जब तक कि उन्हें परेशान न किया जाए। हाँ, किस्से तो हमने भी बहुत सुने हैं दीपक, पर इनमें कितनी सच्चाई है कौन जानता है। खैर, इसका फैसला वैसे भी हम लोग नहीं कर सकते। कल ग्राम सभा में सबके सामने यह प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर सबकी सहमति हुई तभी जंगल काटकर खाली जमीन बनाई जाएगी। अगले दिन गांव में सभा लगी। गांव में बढ़ती आबादी के कारण जमीन की कमी महसूस हो रही थी, इसलिए कुछ और जंगल काटकर जमीन बनाने का प्रस्ताव सबके सामने रखा गया। जमीन की आवश्यकता को देखते हुए लगभग सबने हां कर दिया। सबकी सहमति से यह तय हुआ कि गांव का विस्तार करने के लिए जंगल के एक हिस्से को और काटा जाएगा। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिदेव काका, जो अब तक चुपचाप बैठे थे, अचानक बोल उठे। अनर्थ होगा यह। हमने पहले ही जंगल काटकर यह गांव बसाया है। जब पहली बार जंगल काटा गया था तब भी यही हुआ था। जाने गई थी, इस बार भी जाएंगी। मत करो ऐसा। लोगों ने बुजुर्ग की बात सुनी, पर गांव के विकास की आड़ में उनकी चेतावनी को टाल दिया। उन्होंने कहा कि गांव के लिए जंगल काटना जरूरी है। और फिर अगले कुछ दिनों में मजदूरों ने जंगल के एक बड़े हिस्से को काटकर गांव के लिए नई जमीन बना ली। कुछ दिन सब ठीक चला। फिर एक शांत सर्द शाम को फिर वही लोग किरण की चाय की दुकान पर बैठकर बातें कर रहे थे। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और नवंबर की रात की ठंडक महसूस होने लगी थी। अरे, ये शोर कैसा है? ये तो जंगल के पास के खेतों से आ रहा है। हाँ, चलो चल के देखते हैं आखिर क्या हुआ है। कोई जानवर खेत में घुस गया होगा। सभी लोग उस दिशा में निकल पड़े जहां से चीख की आवाज आई थी। यह जगह गांव की शुरुआत में थी, जहां बसावट के समय कुछ पेड़ काटकर खेत बनाए गए थे। खेतों के पार अब भी घना जंगल दिखाई देता था, जो रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था। वे धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचे। रात हो चुकी थी और चारों तरफ लगभग अंधेरा छा चुका था। क्या हुआ है यहाँ पर?
कैसे मरी ये बकरी? कोई शेर आया था क्या, या कोई बाघ था, या कोई और जंगली जानवर? पता नहीं, ये तो दीपक की चीख सुनाई दी तुम्हें मुड़ा। सब लोग अब दीपक की ओर देख रहे थे, जो सदमे में लग रहा था। दीपक, क्या हुआ? बताओ, ये सब कैसे हुआ? किसने किया यह? दीपक कुछ भी बोलने की हालत में नहीं लग रहा था। लोग जैसे तैसे उसे गांव की ओर लेकर आए। रात पूरी तरह छा चुकी थी। गांव के बीचों बीच बनी चौकी पर दीपक को बैठाया गया और सब लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। दीपक, बताओ क्या हुआ था? ये बकरी का वह हाल किसी शेर ने किया था या किसी बाघ ने? छलावा, वह छलावा था या कोई और शैतान? छलावा? ये क्या होता है दीपक? होश में आओ। दीपक ने जो देखा था वह इतना भयानक था कि उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। इस घटना के कुछ देर पहले दीपक और मनोज गांव के उसी नए बनाए गए जमीन के अंतिम छोर पर बैठे थे, जो कुछ दिन पहले जंगल काटकर बनाई गई थी। यार दीपक, गांव वालों ने यह थोड़ी ज्यादा जगह बनाकर अच्छा किया। अब जानवर चराने की भी जगह बन गई और हम भी आराम से बैठकर बीड़ी पीने का लुत्फ उठा सकते हैं। तेरे पास है क्या? हाँ, है ना। मैं एक मुट्ठा हमेशा अपने पास रखता हूं। पर एक बात बता, हमेशा मैं ही क्यों पिलाऊं? तू भी तो पिलाया कर कभी। हाँ हाँ, पिलाऊंगा। आज तू निकाल ले, अगली बार से मैं पक्का पिलाऊंगा, वादा रहा। मनोज की यह बात अब दीपक सुन नहीं रहा था। उसका ध्यान कहीं और ही था। अंधेरा अब गहरा हो चुका था। अचानक से जंगल की ओर से चिड़ियां जोर जोर से चिल्लाने लगीं। जंगल के सामने एक काली सी परछाई ने आकार लिया। थोड़ी ही देर में उस काली परछाई ने अपना असली रूप ले लिया। देखने में वह बेहद भद्दा, विकृत और डरावना था। उसका कद किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा ऊंचा था। उसकी नाक की जगह सिर्फ 2 काले छिद्र थे और उसका मुंह इतना बड़ा था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। पहली नजर में वह कोई इंसान जैसा ही दिखता था, लेकिन उसका शरीर विकृतियों से भरा था। वह कोई इंसान नहीं था, वह था विरूप। देखते ही देखते उसने गांव के ही एक आदमी प्रेम रातू की बकरी को उठा लिया। विरूप ने अपना विशाल और काला मुंह खोला और एक ही बार में उस बकरी का पूरा सिर काट कर खा गया। बकरी अचानक से शांत हो गई। दीपक कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वह डर से बुरी तरह कांपने लगा। क्या हुआ भाई दीपक, अचानक से डर क्यों गया? मनोज ने पीछे मुड़कर देखा और बकरी का वह भयावह हाल देखकर चीख पड़ा। उसका चिल्लाना सुनकर गांव के लोग वहां आ गए। मैं बता नहीं सकता वह कितना भयानक था। वह जो कुछ भी था, वह न तो कोई इंसान था और न ही कोई जानवर। वह शैतान था। अगले कुछ ही दिनों में एक एक करके ऐसे ही आधी खाई हुई बकरियां और जानवर गांव के किनारे दिखने लगे। दहशत फैल गई। अब क्या करें? ऐसे तो सारा गांव डर के मारे जी नहीं पाएगा। एक एक करके सारे मवेशी खत्म हो जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, पर करें क्या? कोई जंगली जानवर हो तो कुछ किया भी जाए। इसके तो पैरों के निशान भी नहीं दिखते। मैंने देखा है उसे। वह कोई जानवर नहीं है, वह कोई शैतान ही है। ऐसे ही चलता रहा तो आखिर कितनी देर लगेगी उसे जानवरों को छोड़कर हम इंसानों पर आने में? गांव में छोटे छोटे बच्चे भी हैं और औरतें भी। क्यों ना हम हरिदेव काका के पास जाएं? वह उस दिन कह रहे थे ना जंगल काटने के बारे में, शायद उन्हें कुछ पता हो। वह बोल भी रहे थे कि पिछली बार जब जंगल काटा था तब भी कुछ ऐसा हुआ था। हाँ, तुम्हारी बात सही है। ठीक है, चलो। वे सब फिर मिलकर हरिदेव काका के छोटे से मकान पर पहुंचे। काका एक चारपाई पर चुपचाप बैठे। क्या हाल है काका? सब ठीक तो है ना? तबीयत कैसी है आपकी? मुझे पता था तुम सब मेरे पास आओगे, और क्यों आए हो वह भी मुझे पता है। अब जब मेरी जरूरत पड़ी है तो ठीक आ गए हो मेरे पास। मुझे पता है मेरा हालचाल पूछने तो नहीं आए हो, तो सीधे सीधे बोलो क्या चाहिए। अरे नहीं काका, आप हमारे गांव के बुजुर्ग हैं। हम तो बस सीधा सीधा बोलते हो या मैं शुरू करूं अपना? अरे काका, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमें आपकी जरूरत है। गांव खतरे में है। ये दीपक कहता है कि उसने एक शैतान को देखा है। वह एक छलावा है। अभी तो बस जंगल के आसपास है। अगर उसे रोका नहीं गया
तो कुछ ही दिनों में वह गांव में घुसकर इंसानों को अपना शिकार बनाएगा। मतलब पहले भी ऐसा हुआ है ना? आपने इसे पहले भी देखा है ना? हाँ, आज से कई साल पहले इसी तरह गांव वालों को और ज्यादा जमीन चाहिए थी। तब सबने मिलकर यही फैसला किया था कि जंगल काटकर नई जमीन बनाई जाएगी। तब भी कुछ दिन सब सही चला, पर फिर गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। काका ने बताया कि लोगों को देर रात उनके घर के बाहर कोई आवाज देता, उनके किसी दोस्त या रिश्तेदार की आवाज में, और अगर कोई जवाब दे देता तो वह आगे आगे चलने लगता। अगर कोई उसके पीछे पीछे जाता तो वह फिर कभी वापस नहीं आ पाता। कई लोगों की जानें गईं। फिर गांव वालों ने एक तांत्रिक की मदद से उस जंगल के बाद वाले हिस्से को मंत्रों से बंधवा दिया, ताकि जंगल की आत्माएं बाहर नहीं आ सकें, वह अपनी सीमा में ही रहें। तब जाकर यह सिलसिला कहीं रुका। मतलब ये रूप भी बदल सकते हैं और आवाज भी? हाँ, और यह अब उन लोगों को अपना शिकार बनाएगा जो खेतों की रखवाली करने रात में जाते हैं। यह उन्हें भ्रमित करेगा। यह उनकी सबसे परिचित आवाज में उन्हें बुलाएगा। तो फिर तो खेतों की रखवाली करने वालों को रुकना होगा। अरे, पर अर्जुन और सुनील तो गए हैं ना वहां पर। वह लोग अपने नए अमरूद के पेड़ों को जानवरों से बचाने के लिए रखवाली करने गए हैं। गांव के अंतिम छोर पर नए लगाए गए अमरूद के बागान में अर्जुन और सुनील बैठे थे। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। उफ, अब नहीं लगेगी तो कब लगेगी? नवंबर खत्म होने वाला है, अब तो सर्दियां शुरू होने वाली हैं। क्या करें, इन पौधों की रखवाली करनी भी तो जरूरी है ना, जब तक ये बड़े नहीं हो जाते। 2-4 दिन में घेरा डाल देंगे इन पर, तब तक तो रखवाली करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही बातें करते करते और ठंड से सिकुड़ते हुए कुछ देर में उनकी आंख लग गई। उनसे कुछ ही दूर पर एक काली परछाई ने आकार लिया। यह विरूप था। वह अपना भेष बदलकर किसी बूढ़े चाचा जैसा रूप धारण करके उनकी ओर बढ़ा। सुनील, अर्जुन, सुनो मेरी बात। उन दोनों की नींद खुली। अरे चाचा, आप यहाँ? क्या बात है? मेरे खेत में जंगली सुअर घुस आए हैं, मेरी फसल खराब कर रहे हैं। मेरी मदद करो उन्हें भगाने में। चलो मेरे साथ चलो। हाँ, चलिए देखते हैं कैसे फसल खराब करते हैं ये लोग। चाचा फिर मुड़कर पीछे की ओर चलने लगे। उनके पीछे पीछे किशोर और सुनील चलने लगे। रात सुनसान हो चुकी थी और झिंगुरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में वे खेत के पास पहुंचे, पर वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां तो कोई सुअर या कोई जंगली जानवर नहीं था। चाचा, यहाँ तो कोई नहीं है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। सामने वह चाचा नहीं था। एक अजीब सी कर्कश आवाज में वह हंसने लगा और देखते ही देखते धीरे धीरे वह अपने असली विरूप में आने लगा। वह काफी बड़ा हो गया। धीरे धीरे वह अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उनकी ओर बढ़ने लगा। अचानक उसने सुनील का गला कसकर पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। वह उसका सिर खाने वाला ही था। तभी गांव की ओर से लोग चिल्लाते हुए उधर आने लगे। उन्हें देखकर विरूप ने सुनील को वहीं गिरा दिया और पलक झपकते ही जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। गांव वालों की वजह से उन दोनों की जान बच गई। अगले दिन गांव वालों ने फिर उसी तांत्रिक को बुलाया जिसने पिछली बार जंगल को मंत्रों से बांधा था। हरिदेव काका की बात अब सब समझ चुके थे। उन्होंने मिलकर तांत्रिक से विनती की कि वह एक बार फिर से जंगल की आत्माओं को उनकी सीमा में बांध दे। तांत्रिक ने कई घंटों तक कठिन मंत्रोच्चार किया और एक बार फिर से जंगल को मंत्रों की अदृश्य दीवार से बंधवा दिया, ताकि जंगल की आत्माएं वह विरूप जंगल में ही रहे और बाहर नहीं आ पाए। जंगल जब तक शांत है तब तक ठीक है। लेकिन अगर हमने फिर से जंगल को छेड़ा, अगर जंगल नाराज हुआ, तो जंगल में इतने सारे राज्य हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। प्रकृति से किया गया हर छेड़छाड़ एक दिन अपना हिसाब जरूर मांगता है। हमें अब आनंदपुर की सीमा नहीं बढ़ानी चाहिए। और इस तरह आनंदपुर गांव पर आया यह संकट टल गया। लेकिन गांव वालों को हमेशा के लिए एक सबक मिल गया
कि प्रकृति का सम्मान करना कितना आवश्यक है। नवंबर की सर्द रातें अब फिर से शांत हो गईं, पर हर अंधेरी रात में गांव के अंतिम छोर पर बैठी आत्माओं को विरूप की उस कर्कश हंसी का डर हमेशा महसूस होता रहा।